स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं यूनिट नंबर 3 की। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कराया था कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन क्या है, वो सब आपको समझाए थे। आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की। इसकी बात करेंगे मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन क्या है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेफ्रिजरेशन आपका क्या है, कूलिंग इफेक्ट है। रेफ्रिजरेशन क्या है, कूलिंग इफेक्ट है। जिस स्पेस सब्सटेंस को आपको कूल करना है वो कूल करने का प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सब की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले हेडिंग है आपकी मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। आज की वीडियो में हम केवल मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन ही पढ़ेंगे। इसमें 8-9 मेथड हैं, ये सब एक एक करके हम इन्हें कवर करेंगे। तो देखिए मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपका। देखिए रेफ्रिजरेशन इज द टेक्निक of producing cooling effect by withdrawal of heat so that temperature below that of surrounding is produced in substance or within a space। यानी रेफ्रिजरेशन क्या है आपकी, रेफ्रिजरेशन एक ऐसी टेक्निक है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, जो कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। किसे प्रोड्यूस कर रही है, कूलिंग इफेक्ट को। बाय विड्रॉ ऑफ हीट, किसकी कैसे करती है, विड्रॉ करती है हीट को एक्सट्रैक्ट करती है एट डेट टेम्परेचर बिलो डेट ऑफ सराउंडिंग, और उसके टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पर मेंटेन करके रखती है। ठीक है नहीं। इज प्रोड्यूस इन ए सब्सटेंस और विद इन ए स्पेस। जिस सब्सटेंस को भी आपको टेम्परेचर लो करना है या जिस स्पेस का भी टेम्परेचर आपको लो करना है, वो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से बिलो क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी और उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करती रहेगी। क्लियर है। तो रेफ्रिजरेशन क्या हो गई, रेफ्रिजरेशन एक कूलिंग करने की टेक्निक है जो किसी भी सब्सटेंस या स्पेस को क्या करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करके रखता है और उससे हीट एक्सट्रैक्ट करता रहता है जिससे कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से बिलो होता रहता है। अब कौन कौन सी है देखिए, द डिजायर्ड कूलिंग इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई। ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये किस किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है इसका टाइप इवेपोरेशन। क्या है फर्स्ट, इवेपोरेशन। अब देखिए इवेपोरेशन में क्या होगा, देखिए आपका इवेपोरेशन में आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई लिक्विड कोई गैस इवेपोरेट होगी, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होगा, लिक्विड अपना फेज चेंज करेगा। जब लिक्विड फेज चेंज करेगा तो लिक्विड को क्या चाहिएगी, हीट चाहिएगी, लेटेंट हीट के इक्वल। ठीक है ना। तो जब भी लिक्विड आपका इवेपोरेट होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी सब्सटेंस से क्या लेगा, हीट लेगा इवेपोरेट होने के लिए। और वाटर तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जिससे वाटर ने हीट ली इवेपोरेट होने के लिए वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसने हीट रिजेक्ट कर दी किसमें, वाटर में। तो ये इस तरह का इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। देखिए इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इवेपोरेशन रेफ्रिजरेशन मेक्स यूज ऑफ प्रिंसिपल, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन मेक्स यूज ऑफ द प्रिंसिपल डेट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, वो उस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि जब आपका लिक्विड इवेपोरेट होगा, और हमें पता है कि जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है यानी लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, और लिक्विड वेपर में कब चेंज होगा, जब लिक्विड को अपने लेटेंट हीट के इक्वल क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, तब जाके वो इवेपोरेट होगा। ठीक है। तो देखिए इट एब्जॉर्ब हीट इक्विवेलेंट टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग देयर बाय कूलिंग हीट। ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये अपनी लेटेंट हीट के इक्वल हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपोराइज हो जाएगा कहाँ, सराउंडिंग में। ठीक है नहीं। और जिस सब्सटेंस से ये हीट लेगा, भाई जिस सब्सटेंस ने से हीट दी वेपोराइज करने के लिए, वो सब्सटेंस ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये है आपका इवेपोरेटिव प्रोसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इन रूम कूलर ड्राई एयर इज पास्ड through wet pad. Due to evaporation, air gets cooled and the dry atmospheric air pass through water soaked pad.
ठीक है। व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट इट टेक्स हीट फ्रॉम द एयर बाय विच एयर विल बी कूल। अब देखिए, आप घर में जो है कूलर यूज करते होंगे। कूलर किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि कूलर हमें ठंडी हवा देते हैं। अब कूलर ठंडी हवा कैसे दे रहा है, ये देखिए। कूलर ठंडी हवा कैसे दे रहा है, उसमें यही इवेपोरेटिव मेथड लगता है, जिसकी वजह से कूलर ठंडी हवा देता है। देखिए, इन रूम कूलर ड्राई एयर इज पास थ्रू वेट पैड। रूम कूलर में क्या होता है, रूम कूलर में आपने देखा होगा 3 साइड में आपके वेट पैड लगे रहते हैं, जिनमें से पानी चलता रहता है। जब हम पंप को ऑन करते हैं तो उनसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है, होता है नहीं? तो वहां से क्या होगा, आपकी जो ड्राई एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो उस पैड से होकर कूलर के अंदर जाती है, ठीक है नहीं? तो ड्यू टू इवेपोरेशन एयर गेट्स कूल्ड। इवेपोरेशन की वजह से एयर कैसे ठंडी होगी, देखो। जब आपकी एटमॉस्फेरिक एयर, देखिए आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आपकी जो है यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह की बनी हुई होती है, ठीक है ना, जो वाटर पैड होती है। जब इससे यहाँ पर हवा होकर जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर, तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये हॉट होंगी, लेकिन जब इससे पास होकर निकलेंगी रूम की तरफ, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कोल्ड आपकी। कैसे होंगी, देखिए यहाँ पर जो हॉट एयर है आपकी, ये हॉट एयर जब इस वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वाटर इस एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है नहीं? और जब हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, वो अपनी लेटेंट हीट के इक्वल हीट लेकर वेपराइज हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा आपका, वेपराइज हो जाएगा। और उसमें उसे वेपराइज करने के लिए हीट किसने दी, हीट दी उसे एयर ने, एयर ने दी। तो जब एयर उसे हीट देगा तो एयर का ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आपको जो ठंडी ठंडी हवा कमरे में मिलेगी, वो इसी वजह से मिलेगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो ड्राई एयर थी उसने अपनी हीट वाटर को दे दी, और वाटर आपका वेपराइज हो गया। क्लियर नहीं, वाटर वेपराइज हो गया, और आपको जो कमरे के अंदर जो हवा मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी। तो कूलर आपका किस पर काम करता है, कूलर आपका इवेपोरेटिव मेथड पर यूज करता है। वही देखिए कहा है इसने, द ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर पास थ्रू वाटर सोक्ड पैड। जो आपकी ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर है वो किसके थ्रू पास होके जाएगी, वो वाटर सोक पैड के थ्रू पास होके जाएगी। और व्हेन दिस वाटर इवेपोरेट इट टेक्स हीट फ्रॉम द एयर। जब वाटर इवेपोरेट होगा तब क्या होगा, तब आपकी जो हीट है, आपकी जो हीट है वह इवेपोरेटिव होने के लिए वो किससे लेगा, वो लेगा एयर से, बाय विच एयर विल बी कूल। और एयर आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका भाई इवेपोरेटिव प्रोसेस, जो कि रूम कूलर में यूज हो रहा था। अब देखिए, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ स्पिरिट इज पुट ऑन द पाम ऑफ हैंड इट इवेपोरेट प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा, स्पिरिट को अगर मैं हाथ की हथेली पर डालूं, स्पिरिट को आप हाथ की हथेली पर अगर रखेंगे तो स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट बड़ी तेजी से इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर नहीं? और आपको अपने हाथ पर ठंडा ठंडा महसूस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो आपका स्पिरिट है वो जब आप उसे अपने हाथ पे डालेंगे, हाथ पे रखेंगे स्पिरिट को, तो स्पिरिट क्या करेगा, स्पिरिट इवेपोरेट होने के लिए एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो आपके हाथ के आसपास जो भी हीट होगी वो क्या करेगा, वो आपका स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है नहीं? जैसे ही वो इवेपोरेट होगा आपको हाथ पर ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है नहीं? स्पिरिट से इसलिए में ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम स्किन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी हेल्प टू कीप इट कूल। आपने देखा होगा गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, लेकिन जब पसीना सूखता है तो क्या होता है, जैसे हमने पंखा चलाया, पंखा चलाने से क्या हुआ, आपका पसीना एकदम से सूख जाता है और आपको अच्छा महसूस होता है। वो पसीना कैसे सूखा, देखिए आपको पसीना आया, पसीना आने के बाद आपने पंखा चलाया, तो जब पंखा चलाएंगे तो जो एयर है आपकी पंखे की वो किसके कांटेक्ट में आएगी, वो कांटेक्ट में आएगी मॉइस्चर के, पसीने के, जो मॉइस्चर आपके स्किन पर लगा हुआ है। ठीक है नहीं? तो जब वो उसके कांटेक्ट में आएगी तो एयर कैसी है, एयर गर्म है, तो वो एयर क्या करेगी, अपनी हीट किसे दे देगी, अपनी हीट उस मॉइस्चर को दे देगी जो आपकी स्किन पर लगा हुआ है, जिसे पसीना कहते हैं। ठीक है ना? और वो मॉइस्चर क्या होगा, वो मॉइस्चर वहाँ से एयर से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है नहीं? जब वो एयर से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा, आपको कैसी हवा लगेगी, आपको ठंडी हवा लगेगी। ठीक है नहीं? आपको क्या मिलेगा, आपको आपकी जो बॉडी है वो कूल होने लगेगी। क्लियर है? अब देखिए,
देयर इज ए कॉमन प्रैक्टिस, एक एग्जांपल हो रहा है इसका, देयर इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू कूल द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय कीपिंग इट इन द पोरस क्ले पोट्स, ठीक है नहीं, द वाटर इवेपरेट थ्रू द पोर्स एंड द प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा कि हम जो कॉमन प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, कूल द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, पानी को पीने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय कीपिंग इट इन द पोर्स क्ले पोट्स, हम इसे किस में रखते हैं, हम इसे मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, जिसे घड़ा कहते हैं। आपने देखा हो गर्मी में पानी को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, घड़े में पानी को रख देते हैं और उससे में ठंडा पानी मिलता रहता है। अब देखिए घड़े में कोई ऐसी चीज़ तो लगी हुई है कि उसके अंदर रेफ्रिजरेटर वाला सिस्टम फिट है कि वो ठंडा कर देगा, तो ठंडा कैसा रहता है उसमें। आपने देखा होगा जो बाहरी सतह होती है किसकी, घड़े की जो बाहरी सतह होती है वो भी गीली रहती है, वो भी क्या रहती है, वो भी गीली रहती है, क्योंकि मिट्टी, पोर्स मिट्टी होने की वजह से पानी जो है वो इंटरनल सरफेस से आउटर सरफेस पर क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, ठीक है नहीं। तो बाहर की सतह से क्या होगा, देखिए द वाटर इवेपोरेट थ्रू द पोर्स एंड प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। वाटर इंटरनल सरफेस से बाहर आएगा आउटर सरफेस पर, और आउटर सरफेस पर जब एयर आपकी कांटेक्ट में आएगी, किसके, जब एयर कांटेक्ट में आएगी, वाटर के कांटेक्ट में आएगी आउटर सरफेस पर, तो वो वाटर को क्या देगा, वाटर को अपनी हीट देगा एयर जो है, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और ठंडी हवा आपके जो पोर्ट्स है उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगी, जिससे कि आपका जो घड़ा है वो ठंडा रहेगा। तो ये था आपका इवेपोरेटिव प्रोसेस। देखिए ये कूलर वाला एग्जांपल मैंने बताया था, ये आपकी वाटर सोक पैड है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये हॉट ड्राई एयर अंदर गई इसके, फिर ये कूलर के अंदर आई, ये एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से कहाँ गई, कूलर के अंदर गई, कूलर के अंदर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है आपका ये क्या करेगा, वाटर एयर से अपनी हीट लेकर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद अंदर क्या बचेगी, कूलिंग एयर बचेगी, और वो कूलिंग एयर हमें आपको कमरे में मिल जाएगी, ठीक है नहीं। तो इस तरह से जो आपका कूलर है वो किस पर काम करता है, जो घड़ा है वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस पर काम करता है। सेकंड इसमें देखिए, सेकंड आता है डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इन साल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। वाटर भी कह सकते हैं या आइस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आइस भी वाटर का ही सॉलिड फेज होता है। देखिए सेकंड तरीका क्या है कि हम किस तरह से पानी, किस तरह से जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम, अगर आपने आइसक्रीम कुल्फ़ी जो खाई होगी, तो कुल्फ़ी जमाने के लिए वो क्या करते हैं, कुल्फ़ी जमाने के लिए वो एक इस तरह से टीन का चैम्बर रखते हैं, ठीक है नहीं। उस टीन के चैम्बर में वो क्या भरते हैं, बर्फ़ भर देते हैं, ऐसे तो करते हैं, बर्फ़ भरते हैं। और आपने देखा होगा जब वो बर्फ़ भरते हैं उसके अंदर, तो वो उसके अंदर साल्ट भी डालते हैं, मोटा नमक जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा, वो मोटा नमक उसके अंदर मिला देते हैं, ठीक है नहीं। वो नमक हम क्यों मिलाते हैं, जो साल्ट है आपका, वो साल्ट हम क्यों मिलाते हैं, ठीक है नहीं। उस साल्ट मिलाने का कारण क्या है, उस साल्ट मिलाने का कारण ये है बर्फ़ के अंदर कि जब हम उसके अंदर साल्ट मिलाते हैं तो साल्ट क्या करता है, साल्ट आइस से हीट को एब्जॉर्ब करता है। साल्ट क्या करता है, साल्ट आइस से हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जब हम आइस से ही हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आइस का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। क्या होगा, आइस का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए पढ़ते हैं इसे, व्हेन सर्टेन साल्ट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे एब्जॉर्ब हीट एंड लोअर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन बाथ फॉर द कूलिंग सब्सटेंस। देखिए हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन साल्ट है जब हम उन्हें पानी में मिलाते हैं, तो पानी में मिलाने से वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट, पानी कहो या आप बर्फ भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं, दे एब्जॉर्ब हीट एंड लोअर द टेम्परेचर, वो उस आइस के या उस वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर के टेम्परेचर को या आइस के टेम्परेचर को और कम कर देंगे, एंड क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन बाथ फॉर कूलिंग सब्सटेंस। और जो आप कूलिंग सब्सटेंस बनाना चाह रहे हैं उसके लिए एक रेफ्रिजरेशन बाथ क्रिएट कर देगा। रेफ्रिजरेशन बाथ का मतलब होता है एक चैम्बर होगा आपका जिसमें आप किसी भी चीज़ को ठंडा कर सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए आपका जो नमक होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड लोअर द वाटर टेम्परेचर अप टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड। NaCl से हम किसी भी वाटर के टेम्परेचर को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर सकते हैं। क्लियर है नहीं। तो अगर मैंने NaCl आइस के अंदर मिला दिया तो आपका जो आइस का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, वो -20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नहीं। और वाइल कैल्शियम क्लोराइड अप टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैंने आइस के अंदर कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया तो कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करने से आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा किसका, वाटर का या आइस का, वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसीलिए इतने लो टेम्परेचर की वजह से ही आपने देखा होगा कि वो जब कुल्फी जो होती है वो दूध डालता है ऊपर से, और लगभग 2-3 मिनट में आपकी कुल्फी तैयार हो जाती है जमकर, ठीक है नहीं। क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन बात आपने बनाया है इस चैम्बर में, इसका टेम्परेचर -20 डिग्री के लगभग रहता है। क्लियर है नहीं। तो देखिए द साल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉल्यूशन। और जब हमारा काम निपट जाए, जब हमारी जो है कूलिंग हो जाए, सब काम हो जाए, फिर हम इस चैम्बर से जो आपने साल्ट मिलाया था उस साल्ट को भी क्या कर सकते हैं, उस साल्ट को भी आप रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने का देखिए तरीका क्या होता है, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल से पता है कि में नमक मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम समुद्र के पास छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं ऐसे, और उन गड्ढों में क्या भर देते हैं, साल्ट वाटर भर देते हैं या सी वाटर भर देते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर जो ये बचेगा मिक्सचर पानी और साल्ट का, उसे हम इस तरह से गड्ढों में भर देंगे, ठीक है नहीं। इसकी गहराई बहुत कम रहेगी, लगभग आधी फीट मान के चलें, 6-7 इंच इसकी हाइट रहेगी। अब क्या होगा, जब इसके अंदर हमने इसके अंदर साल्ट वाटर भर दिया, तो साल्ट वाटर भरने के बाद क्या होगा, ये वाटर एटमॉस्फेरिक एयर से हीट लेता रहेगा और क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है नहीं। और कुछ समय बाद, लगभग 1-2 दिन बाद क्या होगा, इसके अंदर से जितना भी पानी भरा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगा, और गड्ढे के अंदर क्या बचेगी, यहाँ केवल नमक बचेगी। क्या बचेगी, नमक बचेगा या साल्ट बचेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साल्ट को रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट बाय डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर कुड नॉट बिकम फिजिबल फॉर कॉमर्शियल पर्पज बिकॉज, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, इससे हम जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कॉमर्शियल पर्पज में यूज नहीं करते। कॉमर्शियल पर्पज के लिए, बड़े पर्पज के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। देखिए द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस इज क्विट स्मॉल, क्योंकि इससे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। और द प्रोसेस ऑफ रिगेनिंग साल्ट इज स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, और जो आपका साल्ट को रिगेन करने का प्रोसेस है, क्योंकि आप जब यहाँ एक खड्डा बनाओगे, उस खड्डे में जो है साल्ट वाटर भरेंगे, ठीक है नहीं, तो पानी को इवेपोरेट होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं नहीं। तो जो है आपको साल्ट को रिगेन करने का प्रोसेस क्या है, वो स्लो है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, देखिए जो कुल्फ़ी वगैरह जो बर्फ़ जमाते हैं वो इस तरह से चैम्बर बना के रखते हैं, ये आपको बर्फ़ भरा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है नहीं। वो बर्फ़ के साथ साथ इसमें नमक भी डालते हैं। वो नमक इसीलिए डाला जाता है क्योंकि वो आइस के टेम्परेचर को और ज़्यादा डाउन कर देता है, वो लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है, जिससे कि आपकी आइसक्रीम या कुल्फ़ी जल्दी से जमने लगती है, उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट जल्दी प्रोड्यूस होता है। तो ये था आपका भाई दूसरा प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट का। थर्ड आपका आता है, देखिए आइस रेफ्रिजरेशन। थर्ड क्या आता है जी, आइस रेफ्रिजरेशन या चेंज ऑफ फेज। अब देखिए आइस रेफ्रिजरेशन क्या होता है। आइस रेफ्रिजरेशन में क्या होगा आपका, जैसे आप घर में फ्रीज यूज करते हैं, आप घर में क्या यूज करते हैं, घर में आप फ्रीज यूज करते हैं, तो उस फ्रीज में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एक उसकी साइकिल से आपका फ्रीज चलता रहता है और वो ऑटोमेटिक ठंडा होता रहता है। लेकिन आइस रेफ्रिजरेशन में ऐसा नहीं होता। आइस रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं, जिस पोर्शन में, जिसे फ्रीजर कहते हैं, जिस पोर्शन में आपका क्या होता है, जिस पोर्शन में आपका बर्फ जमता है, हम क्या करते हैं आइस रेफ्रिजरेशन में, उसमें बाहर से बर्फ भरते हैं, बाहर से आइस लाएंगे और उस आइस को उस रेफ्रिजरेटर उस जो रेफ्रिजरेटर का जो हिस्सा है ऊपर वाला, उसके अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद क्या होगा जी, फिल करने के बाद वो कुछ देर तक या कुछ समय तक सॉलिड स्टेट में रहेगा और धीरे धीरे वो आइस जो है आपकी
वो आपकी लिक्विड स्टेट में चेंज होती रहेगी, ठीक है नहीं। लेकिन जो चैम्बर है, जिस चैम्बर में आपने उसे रखा है, फ्रिज के अंदर रखा है, उसके टेम्परेचर को वो क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो ये होता है जी आइस रेफ्रिजरेशन। तो देखिए आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द यूज ऑफ आइस टू रेफ्रिजरेट एंड दस प्रिजर्व फूड गोज बैक टू द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स ऑफ चाइनीज, ग्रीक्स, रोमन्स एंड पार्शियन। यानी जो आइस रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है, यूज ऑफ आइस टू रेफ्रिजरेट, बर्फ को रेफ्रिजरेट के लिए यूज करने के लिए, और जिससे खाने को हम प्रिजर्व करते हैं, ये मेथड आपका प्री हिस्टोरिक टाइम्स, बहुत समय से, पुराने इतिहास मतलब पुराने समय से ये चाइनीज लोग, ग्रीक्स, रोमन्स और पार्शियन इसे यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आइस एंड स्नो वर स्टोर्ड इन केव्स विद इंसुलेटिंग मटेरियल। हम क्या करते थे, आइस और स्नो को, जैसे आइस है आपका, या जो जैसे आप बर्फ पड़ती थी पहले पहाड़ों पर, तो हम क्या करते थे, उस बर्फ को इकट्ठी करके कहाँ रख देते थे, उस बर्फ को इकट्ठी करके किसी केव में, ठीक है, नीचे जमीन में गड्ढा खोद के रख दिया, और इंसुलिंग मटेरियल से उसे कवर कर देते थे, जिससे कि वो वाटर से लिक्विड में, सॉरी आइस से लिक्विड में चेंज ना हो जाए और बर्फ आपकी ना पिघले। इसके लिए हम उसे इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, ठीक है नहीं। तो दिस प्रैक्टिस वर्कड वेल डन थ्रू द सेंचुरीज। यही प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी सेंचुरी से चलती हुई आ रही है कि हम बर्फ से ठंडा करते हैं। आपने अगर देखा होगा गांव में पहले फ्रिज तो होते नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं आती थी, तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए क्या करते थे, एक क्या लेते थे, कंटेनर लेते थे, प्लास्टिक का डब्बा लेते थे, उस प्लास्टिक के डब्बे में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा देते थे और बर्फ लगा देते थे, ठीक है नहीं, जिससे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाती थी। तो वो भी आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम बर्फ की सहायता से क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि ठीक है ना, रसमलाई, ठंडी रसमलाई मिलती है, वो भी कैसे मिलती है, वो भी क्या करते हैं, उसके नीचे बर्फ लगा के रखते हैं, ठीक है नहीं। तो वो सब किसकी वजह से है, वो सब आपके आइस रेफ्रिजरेशन की वजह से होता है। आइस रेफ्रिजरेशन में हम डायरेक्टली आइस से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए द आइस मेल्ट एंड हीट रिक्वायर फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस इज सप्लाइड बाय द सब्सटेंस बीइंग कूल्ड। आइस, अगर जो आपकी आइस होगी वो क्या होगी, आइस आपकी जिस सब्सटेंस को आपको ठंडा करना है उस सब्सटेंस से हीट लेगी, और हीट लेकर वो मेल्ट हो जाएगी, वो आपकी सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगी। और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तभी मेल्ट होगी, क्योंकि फेज चेंज तभी होगा जब उसे हीट मिलेगी, ठीक है नहीं। और जब उसे हीट मिलेगी तो जिस सब्सटेंस से उसने हीट ली वो सब्सटेंस आपका ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस प्रैक्टिस वर्क वेल डन थ्रू द सेंचुरीज। यही प्रैक्टिस आपकी बहुत सारी सेंचुरी से चलती आ रही है। और ग्रेटर वर्क डन ऑन डेवलपिंग बेटर इंसुलेशन। अगर हम बेटर इंसुलेशन कर देंगे बर्फ का तो आपको अच्छा वर्क डन उसमें मिलेगा, क्योंकि जब इंसुलेशन बेटर रूप से होगा तो आपका बर्फ पिघलने में समय लगेगा। इंसुलेशन नहीं होगा तो कुछ हीट वो एटमॉस्फेयर से भी लेता रहेगा, जिसे हमें ठंडा नहीं करना है। आपने देखा होगा गन्ने के जूस वगैरह में जो बर्फ रखते हैं वो एक थर्माकोल का बॉक्स होता है, उसके अंदर बर्फ को रखते हैं, ठीक है नहीं। तो वो थर्माकोल का बॉक्स आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है, क्योंकि अगर उसके अंदर एटमॉस्फेयर की हीट अंदर चली गई तो क्या होगा, बर्फ उस एटमॉस्फेरिक हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो बर्फ आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। उससे क्या रहेगा, उससे आपकी एफिशिएंसी या वर्क डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए द आइस रेफ्रिजरेटर कंसिस्ट ऑफ ए कैबिनेट विच इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। आइस रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, एक कैबिनेट होगा और वो कैबिनेट पूरी तरह से इंसुलेटेड होगा, ठीक है नहीं। यानी उसके अंदर एटमॉस्फेयर की हीट ना तो अंदर जाएगी और ना ही अंदर की हीट बाहर आएगी, ठीक है। उसे कहते हैं जी इंसुलेटिंग मटेरियल। द आइस इज केप्ट इन ए कंटेनर एट द टॉप एंड द नंबर ऑफ रैक आर प्रोवाइडेड इन द स्पेस बिलो आइस कंटेनर फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ऊपर एक कंटेनर बना हुआ होगा, जिसे फ्रीजर हम कहते हैं आज के टाइम में। टॉप पर एक कंटेनर बना हुआ होगा और नीचे बहुत सारी रैक, जैसे फ्रिज में रैक बनी रहती हैं दूध रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए, वो सब उसमें कंटेनर में नीचे बनी रहेगी फूड को स्टोर करने के लिए। अब ये काम कैसे करेगा जी, देखियो व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आइस इट बिकम्स कूल। उस कंटेनर के अंदर जो हवा घूम रही है वो हवा किसके कांटेक्ट में आएगी, जो आपने ऊपर के चैम्बर में आइस भरा है उसके कांटेक्ट में जब हवा आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हवा जो एयर है वो अपनी हीट किसे दे देगी, वो अपनी हीट आइस को दे देगी।
आइस क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। और आपको जो हवा होगी फ्रिज के अंदर वो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी। जैसे ही हवा ठंडी होगी उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, और जब भी किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ती है तो वो किस तरफ डाउन, किस तरफ फ्लो करती है, वो नीचे की ओर फ्लो करती है। तो देखो डेंस एंड फ्लो डाउन ओवर द रैक, और आपकी जो एयर होगी उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने के बाद, टेम्परेचर लो होने के बाद वो रैक में नीचे की तरफ मूव करने लगेगी, और इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द फूड स्टफ विच गेट्स कूल्ड। फिर जब ये ठंडी हवा आपकी किसके संपर्क में आएगी, जो नीचे खाने का सामान रखा है, फूड स्टफ रखा है, उसके संपर्क में आएगी, तो ये क्या करेगा, ये उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एयर का टेम्परेचर तो कम है, एयर का टेम्परेचर कम है और फूड स्टफ का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा वाला जो टेम्परेचर होगा वो अपनी हीट किसे दे देगा, वो कम वाले टेम्परेचर को, यानी आपकी जो एयर है कम टेम्परेचर की, उसे क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। और यही प्रोसेस आपका जो है चलता रहेगा। आपकी जो गर्म हवा होगी वो फिर ऊपर जाएगी, वो अपनी हीट बर्फ़ को देगी, हवा ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी हवा नीचे आएगी, ठंडी हवा जब नीचे फूड स्टफ के कॉन्टेक्ट में आएगी तो फूड स्टफ जो है वो अपनी हीट किसे दे देगा, एयर को दे देगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑन एब्जॉर्प्शन हीट द एयर बिकम्स वॉट। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, फूड स्टफ की हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी एयर फिर से गर्म हो जाएगी, और द वार्म एयर फ्लो ओवर द आइस एंड इट गिव्स द हीट ऑफ आइस एंड गेट्स कूल्ड। और वो फिर से क्या करेगी, वो फिर से आइस के संपर्क में जाएगी। आइस के संपर्क में जाने के बाद क्या होगा, वो अपनी हीट किसे दे देगी, आइस को दे देगी, फिर से ठंडी हो जाएगी, और फिर से यही वाला प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑन कूलिंग द एयर बिकम डेंस एंड वंस अगेन फ्लो डाउन ओवर द फूड रैक। दोबारा से वो क्या है, उसी फूड रैक में नीचे काम करती रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी ऑब्टेन विद आइस रेफ्रिजरेशन, यानी 5 से 10 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो हम इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से मेंटेन करके रख सकते हैं। इन केस टेम्परेचर बिलो दिस रेंज आर रिक्वायर्ड, साल्ट इज मिक्स विद आइस एंड रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर लेवल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको और टेम्परेचर कम करना है कैबिनेट के अंदर तो हमें साल्ट की, मतलब बर्फ़ के साथ साथ उसमें साल्ट मिला के रखनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। साल्ट मिला के रखेंगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर और लो हो जाएगा, क्योंकि आप जो एयर अपनी हीट किसे देगा, एयर अपनी हीट जो बर्फ़ को देगा, वो हीट बर्फ़ से कौन ले लेगा, साल्ट ले लेगा, और बर्फ़ के टेम्परेचर को और डाउन करेगा, ठीक है नहीं। आइस वाला जो कॉन्सेप्ट आइस और साल्ट का मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। तो और कम टेम्परेचर करने के लिए, अगर हमें और कम टेम्परेचर करना है तब हमें आइस के साथ साथ उसमें साल्ट भी मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइस रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड प्रिजर्व द फ्रेश अपीयरेंस ऑफ ईटेबल प्रोडक्ट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा। आइस रेफ्रिजरेशन, ये जो आपका फ्रेश आपके आइटम होंगे, फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगा, एक तो उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाएगा। उनके अंदर जो, मतलब जैसा आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि सब्जियों का जो पानी होता है उनके अंदर का वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो सूख जाती हैं, उससे बचाएगा। और उनकी जो अपीयरेंस होगी, देखने में आपके फल बिल्कुल ताज़े रहेंगे, ठीक है ना। बट देयर आर ए प्रॉब्लम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड रिप्लेस द आइस अगेन एंड अगेन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब आपका बर्फ़ एयर से हीट लेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बार बार जो होगा उससे, फ्रिज से, उस कैबिनेट से पानी आपका बाहर आता रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिप्लेस द आइस अगेन एंड अगेन, आपकी बर्फ़ पिघलती रहेगी और आपको बार बार उस बर्फ़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपका देखिए, ये है आपका जी कंटेनर, ठीक है ना। इस कंटेनर में ऊपर की तरफ आपने आइस ब्लॉक रख दी, जिसे फ्रीजर कहते हैं, और नीचे की रैक में आपने खाने का सामान रख दिया, ठीक है नहीं। अब ये चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल से बंद कर देंगे इसे। और यहाँ पर देखिए ये पीछे लगा है ड्रेन फॉर मेल्टेड आइस, ठीक है नहीं। आपकी आइस मेल्ट होती रहेगी और उसका पानी पीछे से टंकी के थ्रू बाहर आता रहेगा। ये ड्रेनिंग सिस्टम इसमें लगेगा, ठीक है नहीं। आपकी एयर इसके आइस के कॉन्टैक्ट में आकर डेंस हो जाएगी और नीचे फ्लो करती रहेगी। फ्लो करने के बाद वो जो यहाँ पर फूड स्टफ रखा है, इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और वार्म हो जाएगी। फिर दोबारा से जब वार्म होगी तो उसकी डेंसिटी भी लो हो जाएगी, वो फिर से ऊपर मूव करेगी। जब ऊपर मूव करेगी फिर से आई के कॉन्टैक्ट में आएगी आइस के।
आइस अपनी हीट आइस को देगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर से नीचे आएगी। यही प्रोसेस आपका बार बार चलता रहेगा इसमें, ठीक है। अब फोर्थ आता है, देखिए फोर्थ आता है आपका ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। क्या आता है जी? ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। अब ये ड्राई आइस देखिए क्या है, आपने सुना होगा शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ, ठीक है नहीं। शुष्क बर्फ क्या होती है? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है ना। तो सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्राई आइस हैज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट इट चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। जो आपका सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जिसे हम शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि वो सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज होती है। वो ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड से लिक्विड होगी, लिक्विड से फिर आपकी वेपर बनेगी, वो सॉलिड से सीधा वेपर में चेंज हो जाती है। उसकी क्या है? उसकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है नहीं, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से सीधी वेपर में चेंज हो जाती है। और आपको पता है जब वेपर में जब आपका फेज चेंज होगा तो वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करके तब फेज को चेंज करेगा। वो किसके इक्वल होती है? उसकी लेटेंट हीट के इक्वल। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज इट एब्जॉर्ब हीट इक्विवेलेंट टू इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड प्रोडक्ट कूलिंग इफेक्ट, ठीक है नहीं। जब वो फेज चेंज करेगा तो वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जिस एलिमेंट से वो हीट ले रहा है वो एलिमेंट आपका ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ड्राई आइस इज यूज टू फ्रीजर फूड स्टफ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ड्राई आइस हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपको जैसे दूध है, मीट है, मांस है, कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे ताज़ा रखने के लिए हम उस ट्रक में एक कंटेनर में क्या भर देते हैं? एक कंटेनर में हम ड्राई आइस भर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो सामान रखा है, जो फूड स्टफ रखा है, वो आपका ताज़ा रहे, ठीक है ना। तो देखिए द स्लैब ऑफ आइस आर यूजुअली पैक्ड ऑन आइदर साइड ऑन और टॉप ऑफ फूड पैकेज इन कार्टून्स। कार्टून्स के अंदर जो आपके कार्टून्स रहेंगे जिसके अंदर आपका सामान भरा हुआ होगा, उसके किसी भी साइड या टॉप पर हम क्या रख देंगे? उसे फिट कर देंगे ड्राई आइस को, ठीक है नहीं। व्हेन ड्राई आइस इवेपोरेट इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द फूड स्टफ एंड प्रिजर्व इट इन फ्रोजन स्टेट। वो क्या करेगा? वो उस हीट को, जो आपका फूड स्टफ होगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा और आपका फूड जो है वो फ्रोजन स्टेट तक ठंडा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपके जो है ये आपके फूड कार्टून है, ठीक है। इस फूड कार्टून के चारों ओर जो आपको काली पट्टी नज़र आ रही है, ये काली पट्टी जो है इसमें आपका क्या भरा हुआ है? इस काली पट्टी के अंदर क्या भरा हुआ है? आपकी CO2 भरी हुई है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भरी हुई है? सॉलिड CO2, जिसे हमने ड्राई आइस कह दिया, ठीक है नहीं। ये ड्राई आइस हो गई आपकी, ये फूड कार्टून हो गए और ये पूरा का पूरा बॉक्स हो गया आपका, ये ठीक है नहीं। इस बॉक्स के अंदर फूड के कार्टून रखेंगे और ड्राई आइस को भी फिट कर देंगे, जिससे कि वो क्या करेगा? वो हर फूड कार्टून से हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और उसे एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में वेपराइज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये है ये आपकी ड्राई आइस। अब देखिए 4 मेथड हो गए आपके, 4 मेथड मैंने आपको पढ़ाए अभी। तो मेथड 1 to 4 ये सब नेचुरल मेथड है। ये कैसे मेथड है? नेचुरल मेथड है। तो मेथड 1 to 4 क्या रहेंगे आपके? सब नेचुरल मेथड रहेंगे। तो देखिए द रेफ्रिजरेशन मेथड फ्रॉम 1 to 4 एज मेंशन अबव आर कॉल्ड नेचुरल मेथड। ये चारों के चारों प्रोसेस आपके क्या कहलाएंगे? ये नेचुरल मेथड कहलाएंगे। दिस मेथड आर नॉन साइक्लिक एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर लिमिटेड। ये मेथड आपके नॉन साइक्लिक हैं, ये बार बार रिपीट नहीं होंगे। बार बार रिपीट करने के लिए आपको मटेरियल जो है, कूलिंग मटेरियल, वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और इसमें मिनिमम टेम्परेचर आर लिमिटेड, उसकी लिमिटेशन है कि भी 5 डिग्री तक हो सकता है, 10 डिग्री तक हो सकता है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है टेम्परेचर की। देयर आर कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सब्सटेंस एंड डेट ऑफ नेसेसरी टू रिप्लेस इट अगेन एंड अगेन। इसमें जो आपका रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। दीज मेथड आर सुटेबल फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेशन एंड नॉन परमानेंटली रेफ्रिजरेशन। ये जो मेथड है आपके, ये स्मॉल रेफ्रिजरेशन के लिए सुटेबल है या नॉन परमानेंटली रेफ्रिजरेशन के लिए सुटेबल है। नॉन परमानेंटली मतलब जैसे कि आपको कहीं आप जंगलों में चले गए जहाँ आपको जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी नहीं,
ठीक है नहीं, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ चीज़ को ठंडी करनी है तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं उसे। या हम कहीं जो है जा रहे हैं, कहीं मान लो घूमने जा रहे हैं, तो गाड़ी में हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड CO2 से क्या कर सकते हैं, अपने खाने को, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को गाड़ी में ठंडा रख सकते हैं। तो ये है जी आपका मेथड जो 1 to 4 है, ये नेचुरल मेथड है। अब 5th मेथड पर चलते हैं। देखिए 5th मेथड है आपका केमिकल मेथड। 5th मेथड क्या है, केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, केमिकल के थ्रू ठंडक पैदा करते हैं, केमिकल के थ्रू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है नहीं, आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है। ठीक है नहीं, तो जब केमिकल रिएक्शन हम करेंगे तो वो किसी न किसी सब्सटेंस से हीट लेगा। भाई केमिकल रिएक्शन पूरी करने के लिए जो हीट चाहिएगी, और वो किसी भी सब्सटेंस से जब हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाएगी और आपका सब्सटेंस जिससे उसने हीट एब्जॉर्ब की है वो आपका ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हियर द हीट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकन फ्रॉम द सब्सटेंस बीइंग कूल्ड। इसमें क्या होगा कि जो आपका केमिकल रिएक्शन होगी वो अपनी केमिकल रिएक्शन को पूरी करने के लिए उसे हीट की जरूरत होगी, और जिस सब्सटेंस से वो हीट लेगा वो आपका ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो द केमिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट कैन नॉट बी फॉलोड कमर्शियल स्केल। इसे हम कमर्शियल स्केल पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत कम हीट प्रोड्यूस, बहुत कम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बहुत कम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस रहेगा इससे। ठीक है नहीं, आप छोटे से मतलब जो है जैसे 1 गिलास पानी है आपका, आप उसे ही ठंडा कर सकते हैं, आप ज़्यादा ठंडक इससे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए इन केमिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम देयर आर रिएक्शन ऑफ केमिकल सच एज पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू रेफ्रिजरेट द वाटर। जैसे कि अगर हमें पानी को ठंडा करना है तो उस पानी में मैं पोटेशियम क्लोराइड मिला दूंगा। ठीक है नहीं, तो जैसे ही पानी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा उसके अंदर रिएक्शन होगी और पोटेशियम क्लोराइड वाटर की हीट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये था ये आपका केमिकल मेथड जिसमें हम केमिकल के थ्रू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 6 नंबर आता है आपका एयर और गैस रेफ्रिजरेशन। एयर और गैस रेफ्रिजरेशन। देखिए अब जो आपका मैं आपको बता दूं, एयर और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ये आजकल जो हम यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसी से ही मिलता जुलता है। बस थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है कि अब हम जो फ्रीज यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि फ्रीज में गैस खत्म हो गई या फ्रीज में जो है गैस डलवानी पड़ेगी, लीकेज हो गई, कहते हैं नहीं। अब जो फ्रीज होते हैं उनमें गैस नहीं होती, उनमें लिक्विड भरा हुआ होता है। उनमें जो रेफ्रिजरेंट यूज हो करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। लेकिन जो ये एयर और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसमें वो लिक्विड यूज नहीं करते, उसमें हम रेफ्रिजरेटर के रूप में या तो एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करेंगे या गैस को यूज करेंगे। क्लियर नहीं, उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है। अब जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और एयर और गैस रेफ्रिजरेशन में वही रेफ्रिजरेंट आपका गैस फॉर्म में होगा या एयर होगा। एक तो ये है डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसमें और अब के मेथड में ये है कि जो अब हम यूज करते हैं एसी और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, उसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, यानी कभी वो लिक्विड रहेगा, कभी उसकी लिक्विड की वेपर बन जाएगी। ठीक है नहीं। और इसमें क्या होगा, एयर और गैस रेफ्रिजरेशन में, इसमें एयर और गैस ही रहेगी, इसमें वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ये हमेशा अपने फेज को कंटिन्यूस रखेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है नहीं। तो देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिलोंग्स टू द जनरल क्लास ऑफ गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, वो जो जनरल क्लास है आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की उसे ही यूज करता है, उसी से बिलोंग करता है। जो हमारा प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और एसी चलाते हैं, उसी क्लास को ये फॉलो करता है। ठीक है नहीं। इन विच ए गैस और एयर यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड, जिसमें हम एज ए रेफ्रिजरेंट या एज ए वर्किंग फ्लूइड किसे यूज कर रहे हैं, गैस या एयर को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो द गैस और एयर डज नॉट अंडरगो एनी फेज चेंज ड्यूरिंग द साइकिल। और जो आपकी गैस और एयर है वो पूरी साइकिल के अंदर अपना जो फेज है वो कहीं भी चेंज नहीं करेगी, वो गैस और एयर की फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है ना। इन गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम द गैस और एयर फ्लो थ्रू द कंप्रेसर वेयर इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। देखिए जो हमारी साइकिल की शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, फ्रीज के अंदर जो कंप्रेसर लगा रहता है वो कंप्रेसर क्या करता है, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है।
इसी तरीके से इसमें भी कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर उस गैस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिससे कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं। अब उसके बाद जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गए, कंप्रेसर से अब कहाँ जाएगा, कंप्रेसर से जाएगा आपका कंडेंसर में। इट देन फ्लो इनटू द हीट एक्सचेंजर, जिसे कंडेंसर कहते हैं। देयर इज नो चेंज इन द फेज ऑफ एयर और गैस इन द हीट एक्सचेंजर, ये हीट है आपका, इन द हीट एक्सचेंजर गैस और एयर रिजेक्ट द हीट एंड टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज बट प्रेशर विल रिमेन सेम। जब आपका कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद आपका जो गैस है वो कंडेंसर में जाएगी, तो आपकी जो क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो दोनों ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो अपनी हीट किसे दे देगा, वो अपनी हीट दे देगा जी कंडेंसर को। ठीक है नहीं। और कंडेंसर को अपनी हीट देकर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा गैस का, लेकिन प्रेशर उसका सेम रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो, द हाई प्रेशर एंड मीडियम टेम्परेचर। अब प्रेशर तो सेम है, उसका हाई रहा कंडेंसर के बाद, लेकिन टेम्परेचर हाई से मीडियम हो गया, कुछ कम हो गया। ठीक है नहीं। हाई प्रेशर एंड मीडियम टेम्परेचर एयर देन एंटर इनटू द थ्रोटलिंग वाल्व। वो थ्रोटलिंग वाल्व, जिसे एक्सपेंशन वाल्व हम कहते हैं, उसमें एंटर करेगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करती है, एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर को भी लो करेगी और टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर लो होगा, ऑटोमेटिक उसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो कंडेंसर के बाद वो कहाँ जाएगी, थ्रोटलिंग वाल्व में जाएगी, वेयर इट्स प्रेशर रिड्यूस सडनली एंड ड्यू टू दिस इट्स टेम्परेचर ऑल्सो बिकम वेरी लो। जिससे उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूज होगा, और जब प्रेशर रिड्यूज होगा तो आपका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो द लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस देन एंटर द अदर हीट एक्सचेंजर। इसके बाद जब आपका जो गैस बची, कैसी गैस बची, उस गैस का प्रेशर भी लो है, उस गैस का टेम्परेचर भी लो है। अब वो एंटर करेगी दूसरे हीट एक्सचेंजर में, जिसे रेफ्रिजरेटर या इवेपोरेटर कहते हैं। फ्रिज के अंदर आपका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिसे फ्रीजर कहते हैं, वो होता है जी आपका इवेपोरेटर। ठीक है नहीं। तो अब वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की एयर उससे फ्लो होके जाएगी। जब वो उससे फ्लो होके जाएगी तो क्या करेगा, देखिए, एंड गैस एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। अब उस रेफ्रिजरेटर या उस फ्रिज में जितने भी कंपोनेंट रखे हैं, वो क्या करेगा, वो उनकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है नहीं। और सब्सटेंस टू बी कूल्ड, जिससे आपका सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा, एंड बिकम होटर। एंड वो जो गैस है आपकी वो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। ठीक है। सब्सटेंस कूल हो जाएगा और गैस आपकी गर्म हो जाएगी। और देयर इज नो चेंज इन फेज ऑफ गैस इन द हीट एक्सचेंजर। अब भी जैसे आपका टेम्परेचर उसका बढ़ा, लेकिन तब भी गैस का फेज चेंज नहीं होगा, वो तब भी गैस ही रहेगी। ठीक है नहीं। नाउ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस एंटर द कंप्रेसर वेयर द साइकिल रिपीट। अब जब इसके बाद हीट एक्सचेंजर के बाद इवेपोरेटर के बाद आपकी जो हाई टेम्परेचर की गैस है, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो दोबारा से कहाँ चली जाएगी, वो दोबारा से कंप्रेसर में चली जाएगी, और फिर से यही साइकिल बार बार चलती रहेगी। ठीक है नहीं। ये बिल्कुल सेम अब का मेथड है जो अब हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज होता है जो फेज चेंज करता रहता है। इसमें गैस यूज होती है जो फेज चेंज नहीं करती। एक इसका देखिए मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कंप्रेसर है जी आपका। ये कंप्रेसर क्या करेगा, ये कंप्रेसर इवेपोरेटर से, यानी यहाँ कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ने के बाद वो यहाँ से कंडेंसर में जाएगा, जिसे हीट एक्सचेंजर मैंने कहा है। दो हीट एक्सचेंजर होंगे, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ होगी कंडेंसर में, एक यहाँ होगा इवेपोरेटर में। ये भी हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है नहीं। अब यह क्या होगा, यहाँ जो गैस है वो अपनी हीट यहाँ दे देगा, गैस की हीट कंडेंसर में एक्सचेंज हो जाएगी, जिससे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा। अब ये थ्रोटलिंग वाल्व है। इस थ्रोटलिंग वाल्व क्या करती है, ये थ्रोटलिंग वाल्व जब यहाँ से गैस एंटर करेगी, उसका प्रेशर हाई होगा, उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है नहीं। और जब यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से इधर आ जाएगी, तो उसका प्रेशर भी लो हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ये लो टेम्परेचर की गैस अब इवेपोरेटर में जाएगी, और अपनी जो गैस है वो इवेपोरेटर के अंदर जो सब्सटेंस रखा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पर इस हीट एक्सचेंजर में गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो ज़्यादा टेम्परेचर की गैस फिर दोबारा से कंप्रेसर के अंदर यहाँ से अंदर चली जाएगी। यही प्रोसेस आपका बार बार चलता रहेगा। और जो ये इवेपोरेटर वाला प्रोसेस है, गैस इससे हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी और ये इवेपोरेटर आपका ठंडा रहेगा। तो ये था जी आपका गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आता है
थ्रोटलिंग वाल्व, थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस में देखिए क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में ऐसा रहता है, आपकी एक ट्यूब रहती है इस तरह की मान के चले, ये इस तरह की ये ट्यूब है, ठीक है नहीं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ से गैस आपकी एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका वॉल्यूम जो है एरिया ज़्यादा है, यहाँ बीच में एरिया कम हो गया, यहाँ फिर एरिया फिर ज़्यादा हो गया, यानी यहाँ प्रेशर अगर P था, P1 था, तो यहाँ प्रेशर आपका घट के P2 हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसमें क्या होगा, हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस के थ्रू प्रेशर रिड्यूस करते हैं, और जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो आपका टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है नहीं। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, थ्रोटलिंग प्रोसेसिंग में किसी भी लिक्विड को, किसी भी सब्सटेंस को जिसे ठंडा करना है, उसे क्या करेंगे, उसे एक इस तरह की ट्यूब से निकालेंगे जिसका बीच का जो एरिया है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिससे जब वो उस एरिया से होके जाएगी तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, थ्रोटलिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। थ्रोटलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लूइड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सेंड करते हैं, ठीक है नहीं। दिस प्रोसीजर कर व्हेन फ्लूइड पास थ्रू एन पार्शियली ओपन वाल्व। ये प्रोसीजर आपका कब होगा, ये प्रोसीजर आपका तब पूरा होगा जब आप क्या करेंगे, तब आप फ्लूइड को किससे पास करेंगे, पार्शियली ओपन वाल्व, जो पार्शियली खुली हुई है, या स्मॉल ओरिफाइस, या जिसका एरिया घटा हुआ है। जैसे ओरिफाइस आपका ऐसा रहता है, इस तरह से देखिए, है ना, यहाँ पर एरिया कम रहेगा आपका, तो ये ओरिफाइस कहलाता है, ठीक है। इन द फ्लूइड पाथ फ्लो, जो जिस पाथ में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस पाथ में आप क्या करेंगे, बीच में एक ऐसी डिवाइस बना देंगे जिसका एरिया कम रहेगा, ठीक है नहीं। तो जब वो फ्लूइड उस कम एरिया वाली जगह से होके जाएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय जूल एंड थॉमसन in 1852, a stream is incompressible fluid gas is made to pass through porous plug placed in an insulated and horizontal pipe. एक जूल और थॉमसन ने 1852 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या कहते हैं, एक फ्लूइड की स्ट्रीम को, एक फ्लूइड की धारा को, एक फ्लूइड की लेयर को क्या करा था, उसे पास करा था पोर्स प्लग प्लेस्ड इन एन इंसुलेटेड एंड हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप में एक पोर्स प्लग था। पोर्स प्लग ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका पाइप है, इस पाइप में आपने एक जाली लगा दी, बीच में क्या लगा दी, एक जाली लगा दी। जब वो फ्लूइड आपको जाली से होकर जाएगा तो उसका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह का इन्होंने देखा कि जिस प्रेशर से हमने फ्लूइड को एंटर किया था वो प्रेशर घट जाता है, ठीक है नहीं। तो द फ्रिक्शन ऑफ नैरो पैसेज कोज द प्रेशर टू ड्रॉप एंड अकॉर्डिंगली टू एग्जिट प्रेशर इज लेस देन द इनटेक प्रेशर, ठीक है नहीं। जब वो उस छोटे से एरिया से होकर जाएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है नहीं, और उसका जो आउटलेट प्रेशर होगा वो इनलेट प्रेशर से कम होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह की डिवाइस रहेगी। ये पार्शियली ओपन वाल्व है आपकी, यहाँ से फ्लूइड आया, अब फ्लूइड आपको यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, उसका प्रेशर डाउन अपने आप ही हो जाएगा टकराने के बाद, और वो यहाँ से निकलकर फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आने में उसका सारा प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जो प्रेशर रहेगा, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो P1 की वैल्यू हमेशा P2 से ज़्यादा रहेगी और P2 की वैल्यू P1 से कम रहेगी, ठीक है नहीं। ये इस तरह से देखिए, जैसे पाइप है हॉरिजॉन्टल, यहाँ हमने पोर्स प्लग लगा दिया। पोर्स प्लग का मतलब एक जाली लगा दी छिद्र वाली, ठीक है नहीं। जब आपका फ्लूइड इससे होकर जाएगा तो क्या है, उसे जाली से फ्लो करना पड़ेगा। जब वो जाली से फ्लो करेगा तो यहाँ का जो P1 प्रेशर है वो P2 हो जाएगा, और P1 प्रेशर ज़्यादा रहेगा, P2 आपका कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हम थ्रोटलिंग डिवाइस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए 8th नंबर आता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। क्या आता है जी, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। मेन यही है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन जो अब हम यूज करते हैं। आज के समय में हम जो यूज करते हैं वो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। पुराने टाइम में हैंड ऑपरेटेड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, अब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड आ गया, ठीक है नहीं। अब देखिए कैसे कैसे मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन काम करता है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में भी चारों डिवाइस यूज होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर और आपका जो है एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। चारों कंपोनेंट इसमें भी यूज होंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था गैस रेफ्रिजरेशन, गैस रेफ्रिजरेशन में हम गैस का यूज कर रहे थे रेफ्रिजरेंट के रूप में। इसमें हम किसका यूज करेंगे, लिक्विड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जी, लिक्विड का यूज करेंगे। तो देखिए, द नेचुरल एंड केमिकल मेथड हैव बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय मैकेनिकल और हीट एनर्जी रेफ्रिजरेशन टेक्निक।
आपने जितने भी अब तक नेचुरल मेथड या केमिकल मेथड मैंने पढ़ा है अभी आपको, शुरू के जो 5 मेथड थे उन सबको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उन सबको आज के समय में हमने मैकेनिकल या हीट एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम से टेक्निक से रिप्लेस कर दिया। अब हम उन मेथड को यूज नहीं करते, अब हम ज़्यादातर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ही यूज करते हैं। तो देखिए, इन दिस मेथड द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सटेंस विच इज टू बी कूल्ड एंड इज पम्प्ड टू ए सिस्टम which it at high temperature level by taking energy from an external source as input to the refrigeration machine। जो आपकी रेफ्रिजरेटिंग मशीन है उसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम हीट को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। हीट को किससे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिस सब्सटेंस को हमें ठंडा रखना है, ठीक है नहीं, उससे हीट को लेंगे और उसकी हीट को लेकर कहाँ पंप कर देंगे, बाहर एटमोसफेयर में पंप कर देंगे, ठीक है नहीं, जिसका टेम्परेचर उस सब्सटेंस से ज़्यादा है, ठीक है नहीं। और ये प्रोसेस कैसे होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ेगा जिसे कंप्रेसर कहते हैं, ठीक है नहीं। एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ेगा जो क्या करेगा, जो कूलिंग सब्सटेंस है उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करके उस एनर्जी को बाहर एटमोसफेयर में फेंक देगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है नहीं। द रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए साइकिल ऑफ प्रोसेस with the same quantity of working fluid refrigerant in continuous circulation। इसमें देखा होगा आपने अगर फ्रीज खरीदा तो उसमें ये नहीं है कि आपको हर 10 दिन में हर महीने में गैस भरवानी पड़ रही है। आपने फ्रीज खरीद लिया तो 10-15 साल तक छुट्टी, वही रेफ्रिजरेंट आपका उसके अंदर घूमता रहेगा और ठंडा करता रहेगा। यानी क्या है, वर्किंग फ्लूइड जो है वो सेम क्वांटिटी में काम करता रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई लीकेज नहीं होती, कोई भी खर्च रेफ्रिजरेंट का नहीं होता, ठीक है नहीं, और वही कंटिन्यूअस बार बार सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना था वो कहाँ बना था और कैसे काम किया गया था। द फर्स्ट कॉमर्शियल हैंड ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड इन यूके बाय पेरकिंस। यूके में पेरकिंस ने सबसे पहले जो है आपका डेवलप किया था हैंड ऑपरेटेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है नहीं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए हैंड ऑपरेटेड कंप्रेसर, ए वाटर कूल्ड कंडेंसर, ए थ्रोटल वाल्व एंड एन इवेपोरेटर। इसके अंदर सब चीजें थी जो हम यूज करते हैं, बस जो कंप्रेसर था वो कंप्रेसर हैंड ऑपरेटेड था, उस कंप्रेसर को आपको हाथ से चलाना पड़ता था, ठीक है नहीं। आज आपका कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन उस समय जो है पेरकिंस ने उस कंप्रेसर को हाथ से चलाया था, ठीक है नहीं। और सब चीजें उसमें जो कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व, इवेपोरेटर सब चीजें लगी हुई थी, ठीक है। तो द वर्किंग सब्सटेंस ईथर वाज कंप्रेस इन द हैंड ऑपरेटेड कंप्रेसर। और उसमें जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, ईथर को यूज कर रहे थे। जो रेफ्रिजरेंट आपका ट्यूब के अंदर घूम रहा था, जो इवेपोरेटर की हीट को ले रहा था और उसे बाहर एटमोसफेयर में फेंक रहा था, वो रेफ्रिजरेंट था जी आपका ईथर, ठीक है नहीं। एंड देन कंडेंस इन द वाटर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट, ठीक है नहीं। देयर आफ्टर द लिक्विड ईथर वाज थ्रोटल्ड टू लो प्रेशर एंड टेकन टू द इवेपोरेटर वेयर इट एब्जॉर्ब इट एंड कूलिंग इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड। यानी आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है ईथर, उसे हम क्या कर रहे थे, उसे हम हैंड ऑपरेटेड कंप्रेसर से कंप्रेस कर रहे थे। कंप्रेस करने के बाद आपका ईथर कहाँ जा रहा था, कंडेंसर में जा रहा था, और वो अपनी हीट किसे दे रहा था, वो अपनी हीट कंडेंसर में ट्रांसफर कर रहा था। उसके बाद आपकी जो रेफ्रिजरेंट ईथर बचा वो किस में जा रहा था, वो जाएगा थ्रोटल वाल्व में, जहाँ उसका प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और उसके बाद वो चला जाएगा इवेपोरेटर में, जहाँ पर वो क्या कर लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए, द रेफ्रिजरेंट ईथर वाज यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द साइक्लिक प्रोसेस विद जीरो वेस्टेज। ईथर जो है आपका जो ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है वो बार बार साइकिल प्रोसेस में घूमता रहेगा, उसमें किसी भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा। आफ्टर दिस स्टीम इंजन वाज यूज्ड एज प्राइम मूवर टू ड्राइव द कंप्रेसर बाय यूनाइटेड स्टेट। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जिस कंप्रेसर को हैंड ऑपरेटेड हम हाथ से घुमा रहे थे, फिर हम उसे स्टीम इंजन से घुमाने लगे। उसमें स्टीम इंजन कनेक्ट कर दिया और स्टीम इंजन आपके कंप्रेसर को रन करने लगा, ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और आफ्टर वाइड स्कोप कंप्रेसर वाज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर। जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता चला गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, फिर स्टीम इंजन आपका किसने, इलेक्ट्रिक मोटर ने ले लिया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, उस कंप्रेसर को बड़ी तेजी से क्या कर रहा है, रन करा रहा है, ठीक है नहीं। तो और ईथर टू रिप्लेस बाय न्यू वर्किंग सब्सटेंस,
और आज हम ईथर को रिप्लेस नहीं करते, ईथर को जो है यूज नहीं करते एज ए रेफ्रिजरेंट, उसकी जगह बहुत सारे वर्किंग सब्सटेंस आ गए जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये था आपका भाई मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डायग्राम देख लीजिएगा आपका, ये कंप्रेसर है, ठीक है नहीं, जो ईथर को कंप्रेस करेगा। यहाँ से जो है कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर ये कंडेंसर में आएगा। तो जो ईथर है आपका, ईथर अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपना जो टेम्परेचर है, अपनी जो हीट है वो कंडेंसर को दे देगा, जिससे ईथर का टेम्परेचर लो हो जाएगा। उसके बाद आपका ईथर नीचे आएगा कहाँ, थ्रोट एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व से इसका प्रेशर भी लो हो जाएगा, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, और फिर वो ईथर कहाँ जाएगा, इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में क्या होगा, ईथर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, किसे, ईथर, जो इवेपोरेटर के अंदर जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी, उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे ईथर एब्जॉर्ब कर लेगा, और ईथर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद इवेपोरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो तो कम हो जाएगा, वहाँ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और आपका ईथर फिर दोबारा से कंप्रेसर में जाएगा, और फिर बार बार यही साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि ये क्लोज लूप सिस्टम होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई वेस्टेज लीकेज नहीं होती। वही ईथर या वही आपका जो रेफ्रिजरेंट है वही बार बार इसके अंदर घूमता रहेगा। तो ये था आपका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और लास्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है जी थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम ये लास्ट है इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अब थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है ये समझ लीजिए। देखिए आप, थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल के तार लेते हैं और उन दोनों मेटल के तारों को आपस में जोड़ देते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। तो जब हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उसका एक नोड जहाँ पर उन तार को आपने जोड़ा है, एक जगह पर तो वो ठंडा रहेगा, एक जगह वो गर्म रहेगा। ठीक है नहीं, तो जो पोर्शन ठंडा रहेगा उस पोर्शन को हम उस साइड रख लेंगे जिस साइड आपको ठंडक पैदा करनी है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, और जो आपका गर्म रहेगा उसे हम एटमॉस्फेयर की तरफ कर देंगे जिससे कि आपकी हीट बाहर रिलीज होती रहेगी। ठीक है नहीं, तो देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग यूज द पिल्टर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है जिससे आपका एक सिरा ठंडा एक सिरा गर्म होता है, इसे पिल्टर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है नहीं, टू क्रिएट ए हीट फ्लक्स बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जिसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल लेते हैं और उनमें हीट फ्लक्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन ए डायरेक्ट करंट इज मेड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक जंक्शन बिटवीन अनलाइक मेटल, दोनों मेटल अलग अलग होंगे, डिफरेंट मेटल, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है नहीं, फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वन जंक्शन गेट हीटेड एंड द अदर गेट कूल्ड, एक जंक्शन जहां पर एक जोड़ लगा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा और एक जंक्शन आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो द कोल्ड जंक्शन इज लोकेटेड इनसाइड द स्पेस डिजायर्ड टू बी कोल्ड एंड द वार्म जंक्शन लाइज आउटसाइड इन द सराउंडिंग। जो आपका कोल्ड जंक्शन होगा उसे हम कहाँ लोकेट करेंगे, जिस स्पेस को आपको ठंडा करना है। ठीक है नहीं, और जिस स्पेस को आपको ठंडा नहीं करना यानी बाहर सराउंडिंग जो है उसका दूसरा सिरा हम उस तरफ कर देंगे। देखिए मैं आपको एक इसका डायग्राम दिखाता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। देखिए जो आपको रेड कलर का तार दिख रहा है, एक तार तो ये है, एक तार आपका ये है, मटेरियल भी है। आपने क्या किया, इसे जोड़ दिया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है नहीं, और इसके अंदर यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी। अब यहाँ से डीसी करंट ये आपका आ रहा है इस तरह से। डायरेक्शन आपकी किधर है, ये पॉजिटिव नोड है, ये निगेटिव नोड है, तो डायरेक्शन आपकी भी पॉजिटिव टू निगेटिव है। पॉजिटिव से फ्लो कर रही है करंट और वो निगेटिव में जा रही है। तो अब क्या होगा, जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट जाएगा तो पहला सिरा जो आपका पड़ेगा वो कोल्ड होगा। वो क्या होगा, कोल्ड, यानी इस सिरे पर, इस जंक्शन पर आपका टेम्परेचर लो होगा और इस जंक्शन पर आपका टेम्परेचर दूसरी तरफ हाई रहेगा। ठीक है नहीं, तो इधर से आपको ये वाला जो सिरा है ये आपको उस स्पेस में रखना है जो ठंडा करना है, और ये वाला सिरा आपको उस स्पेस में रखना है जिससे जैसे बाहर सराउंडिंग है। जैसे ये कमरा है आपका इस तरह का, तो कमरे में हम इस तरह से करेंगे। देखिए ये कमरा आ गया आपका, कमरे की वाल विंडो हो गई, ये विंडो के इधर अंदर कमरे की ओर, ये विंडो के उधर सराउंडिंग की ओर। ठीक है नहीं, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, जैसे ये आई है, ये यहाँ से फ्लो ना होकर अगर ये इधर से फ्लो होगी, ये माइनस से पॉजिटिव, माइनस से प्लस की ओर जाएगी, तो आपका क्या होगा, तो आपके दोनों टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। ठीक है नहीं, हॉट वाला इधर आ जाएगा, कोल्ड वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर जब प्लस से जाएंगे तभी आपको प्लस की तरफ ही आपको कोल्ड वाला क्या मिलेगा, जंक्शन मिलेगा। ठीक है नहीं, तो आप इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करके भी हॉट और कोल्ड को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है नहीं। आपको क्या करना है, आपको डिवाइस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो और जिससे कि आपका हॉट और कोल्ड जंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है नहीं। देखिए, द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन गेट रिवर्स व्हेन ए चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा तो आपके दोनों जंक्शन की जो दोनों जंक्शन है वो भी चेंज हो जाएंगे, हॉट वाला कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड वाला हॉट हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम सेटअप कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एन इंसुलेटेड स्पेस। अगर आपको कूलिंग करनी है तो उसी सेटअप में आप, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है, उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे तो आपको वही जंक्शन कूलिंग इफेक्ट देगा। लेकिन अगर आपको ये सर्दियों में आपको क्या चाहिए, सर्दी में कूलिंग तो चाहिए नहीं, सर्दी में आपको हीटिंग चाहिए, तो हीटिंग के लिए आप क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और वही जंक्शन जो आपको कूलिंग दे रहा था वही जंक्शन हम आपको हीटिंग देने लगेगा। ठीक है ना। तो दिस इफेक्ट इज कॉमनली यूज फॉर कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपका इफेक्ट है ये कॉमनली कहाँ यूज होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे से एरिया को ठंडा कर सकता है, बड़े कमरे को ठंडा नहीं करेगा। ठीक है नहीं। बड़े कमरे को आप ठंडा भी करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें आपको ठंडा रखना पड़ता है किसी भी डिवाइस के अंदर, तो उन्हें ठंडा रखने के लिए वहाँ एसी तो लगा नहीं सकते, तो वहाँ पर हम यही जंक्शन लगाते हैं, इसी तरह के जंक्शन से हम उसे ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहलाता है। क्लियर है ना। तो ये था आपका, देखिए, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इस लेक्चर में आपको यही पढ़ना था कि मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन कौन कौन से होते हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कैसी वीडियो लगी आपको, और जितने भी स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनसे आप शेयर जरूर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। आपके घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, वो कैसे काम करता है, वो हम आपको अगले लेक्चर में